हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत सारी सीटों की, क्योंकि सेकेंड फेज़ का जो इलेक्शन होना है वो कल है 26 अप्रैल को। और फर्स्ट फेज़ में हमने देखा कि कैसे किस सीट पर कौन सी पार्टी का दबदबा बनने की एक समीकरण बन रहे थे वो कैसे बने। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि फ़ेज़ 2 में जिन 13 स्टेट्स की 88 सीट्स पर जो चुनाव होने हैं, पहले 89 सीट्स पर होने थे, बट बैतूल में जो समाजवादी पार्टी के बीएसपी के जो नेता थे उनका निधन होने की वजह से उस सीट पर चुनाव अभी नहीं होंगे और 88 सीट्स पर चुनाव होंगे। तो इन पर आज हम इनमें से जो की सीट्स हैं जहां पर कड़ी टक्कर हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कि मैं सीट का नाम लूँगा और आप बताइएगा कि वहाँ पर किसका समीकरण जो है, किस पार्टी की जो है चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी, जिसको राजनीति का गढ़ कहते हैं। यूपी की इससे पहले कि आप रैपिड फायर शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पहले फेज में 8 सीटों पे चुनाव हुए, जो कि सारे वेस्टर्न यूपी की सीट्स थी। और सेकंड फेज में भी 8 सीटों पे ही चुनाव है, और ये भी मोर और लेस सारे वेस्टर्न यूपी की ही सीट्स हैं। जी, तो यूपी की बात करें तो मेरठ में बात करते हैं। मेरठ में जो श्रीराम बीजेपी ने उतारे हैं और उनके अपोजिट में सुनीता वर्मा, तो किसके चांसेस लग रहे हैं? मेरठ टाइट है, बहुत टाइट, बीजेपी या तो समाजवादी पार्टी। ओके। मथुरा से बात करते हैं। हेमा मालिनी जो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, क्या तीसरी बार भी वो बन पाएंगी? हाँ, हेमा मालिनी की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अमरोहा की बात करते हैं। अमरोहा कंवर सिंह तंवर और दानिश अली कांग्रेस के, तो किसके चांसेस हैं? कांग्रेस के दानिश अली के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ओके। अलीगढ़ की बात करते हैं। सतीश कुमार गौतम वर्सेस ब्रिजेंद्र सिंह। सतीश कुमार गौतम, बीजेपी। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आता है। डॉक्टर महेश शर्मा जो 2 बार के सांसद वहां से रह चुके हैं, और महेंद्र नागर नोएडा जहां हम लोग बैठे हैं अभी फिलहाल, मेरे हिसाब से डॉक्टर महेश शर्मा का कोई ये नहीं है, और महेश शर्मा आसानी से ये चुनाव जीत रहे हैं। जी, अगर गौतम बुद्ध नगर और मथुरा दोनों की बात करें तो हेमा मालिनी और महेश शर्मा अगर जीतते हैं तो इनकी हैट्रिक हो जाएगी, ये 3 बार के सांसद बन जाएंगे। अब बात करते हैं केरला की। केरला में जो है 20 की 20 सीटों पर चुनाव हैं। जैसे पिछली बार फर्स्ट फेज में तमिलनाडु में हुआ था, ऐसे ही केरला में 20 की 20 सीट पर हैं। तो केरला की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट और देश की जो नज़र है जिस सीट पर, वायनाड की बात करते हैं। वायनाड में राहुल गांधी वर्सेस एनी राजा सीपीआई की वर्सेस के सुरेंद्रन बीजेपी के, किसके चांसेस हैं? देखिए, ये राहुल गांधी इस सीट को जीत जाएंगे जी, और मेरे ख्याल से फाइट जो है वो सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए एनी राजा और सुरेंद्रन के बीच में। ओके। कोझिकोडे जो सीट है केरला की, एमके राघवन वर्सेस ए विजया राघवन सीपीआई के जो हैं, और एमके राघवन यूडीएफ के हैं, और बीजेपी के एमटी रमेश। आई थिंक यहाँ पे भी राघवन को थोड़ा सा एज है, बट फाइट इज बिटवीन यूडीएफ एंड एलडीएफ। ओके। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। केरला की एक सीट के मैं बात करना चाहूँगा, तिरुवनंतपुरम की, जहाँ से शशि थरूर और जो हमारे केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर हैं उनके बीच में फाइट है जी। और इस सीट पे नज़र है, काफ़ी नज़र है, क्योंकि दोनों काफ़ी पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी बहुत पॉपुलर फेसेस हैं। बट मुझे लगता है कि थरूर को अभी फिलहाल यहाँ पे एज है। ओके। थरूर यहाँ से 3 बार के सांसद हैं, ये उनका चौथा चुनाव है जी इस जगह से। बिहार जो दूसरा राजनीति का गढ़ माना जाता है, बिहार में फर्स्ट फेज में 4 सीटों पे चुनाव हुए थे, 40 में से 4 सीटों पर, और सेकंड फेज में 5 सीटों पर चुनाव होने। तो बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव हैं, जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, फिर भी वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं यहाँ से, पूर्णिया से। उनके सामने आरएलडी के, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए हैं, आरएलडी के बीमा भारती, और इसके अलावा संतोष कुशवाहा एनडीए के। पूर्णिया एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में, और उनको लगा कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हुई, उसमें वो आरजेडी के पाले में वो सीट चली गई। आरजेडी ने बीमा भारती को वो टिकट दे दिया। बीमा भारती जदयू को छोड़ के आरजेडी में आई, और वो जदयू से एमएलए थी, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको वहाँ टिकट मिला। पप्पू यादव इससे खासे नाराज भी हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको टिकट वो नहीं चेंज किया उन्होंने, लालू यादव ने डिसीजन। अल्टीमेटली पप्पू यादव ने कांग्रेस के विरुद्ध जाकर अपना इंडिपेंडेंट पर्चा भर दिया है जी। तो ये इंटरेस्टिंग सीट है, इस पे मतलब फाइट पप्पू और
बीमा भारती के बीच में है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की फाइट में बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाए। जी। बिहार की एक और सीट है कटिहार। कटिहार में दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं जो कि एनडीए से उतरे हैं, और तारिक अनवर हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए हैं। क्या समीकरण होंगे? कटिहार में भी एक अच्छा खासा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अगर मुस्लिम पॉपुलेशन एक साथ हो गया, अराउंड 45-44% मुस्लिम है वहाँ पे, तो फिर ये तारिक अनवर के लिए एक आसान सी सीट होगी। बट दुलाल चंद वहाँ से पहले भी जीत चुके हैं, अभी भी सिटिंग है, तो ये मतलब एक टाइट फाइट है। इसमें किसी का। कर्नाटका पर आते हैं। कर्नाटका जो कि बीजेपी के लिए पिछली बार काफ़ी फायदेमंद साबित रहा था। कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीटों पर सेकेंड फेज में जो है चुनाव होने हैं। उसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो है कर्नाटका की बेंगलोर साउथ, जहां से तेजस्वी सूर्या वर्सेस सौम्या रेड्डी हो रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो क्या लगता है? देखिए, ये तेजस्वी सूर्या यहाँ से एमपी हैं, सबको पता है। इस बार जो फाइट है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। पिछले महीने भर में तेजस्वी सूर्या थोड़ा सा पीछे की तरफ गए, मतलब उनका सपोर्ट थोड़ा कम हुआ, सौम्या का सपोर्ट थोड़ा बढ़ रहा है, बट इट्स अ टाइट फाइट। अभी तेजस्वी सूर्या के पास एज है मेरे ख्याल से। और मांड्या सीट भी यहाँ की काफ़ी चर्चित है। मांड्या में एचडी कुमार स्वामी वर्सेस वेंकट रमना गौड़ा, ये कांग्रेस से खड़े हैं। तो एनडीए वर्सेस कांग्रेस में किसकी मांड्या में ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये अगर मैं बताऊं अपने दर्शकों को, सेकंड फेज के सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट है। तकरीबन 800 करोड़ का इनका नेटवर्थ है जी। इनके सामने जो खड़े हैं वो एचडी कुमार स्वामी, जो कि कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं, और क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर इस बार जेडीएस लड़ रही है, तो मांड्या एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है देखने को। लास्ट टाइम कांग्रेस ये सीट जीती थी जब उन्होंने 28 में से केवल 3 सीटें जीती थी। इस बार ये फाइट मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी कांग्रेस के पास थोड़ा एज है। ओके, मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश पे 6 सीटों पर, 29 में से 6 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं, और अगर पिछली बार के 2019 के समीकरण देखे जाएं तो 28 सीट बीजेपी ने वहां से जीती थी और 1 सीट केवल रह गई थी। तो इन 6 सीटों में से सबसे जो बढ़िया सीट है खजुराहो, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, वहां पर विष्णु दत्त शर्मा बीजेपी से खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं आरबी प्रजापति कांग्रेस के। किसका एज ज्यादा है? वीडी शर्मा। विष्णु दत्त शर्मा आप बोल रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, वीडी शर्मा के नाम से बड़े मशहूर हैं मध्य प्रदेश में, काफी उनकी पहचान है। खजुराहो सीट हैंड्स डाउन बीजेपी। ओके, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की सीट है, और वहां पर एमपी संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल। भूपेश बघेल काफी जाना पहचाना नाम है कांग्रेस के, तो क्या इस बार वो जीत सकते हैं कि नहीं? बघेल जीतेंगे कि नहीं ये मुश्किल है। अभी वहाँ पे राजनांदगांव में अभी भी बीजेपी का एज है। ओके, बीजेपी। और आपको बता दें कि राजस्थान जो कि यूपी से सटा हुआ इलाका है, और राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी राजनीति की पकड़ रही है। राजस्थान की एक सबसे इम्पॉर्टेंट सीट जो है वो है कोटा, और वहाँ से बीजेपी के ओम बिरला लड़ रहे हैं, और उनके सामने हैं प्रहलाद गुंजल जो कि कांग्रेस से खड़े हैं। तो किसका पल्ला भारी लगता है? कोटा जो सीट है जहाँ से ओम बिरला, कोटा को सब जानते हैं, वो वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नीट और आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मशहूर है। ओम बिरला का जो मुकाबला है, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो पहले बीजेपी के थे जी। उन्होंने बीजेपी से बगावत करके वो कांग्रेस में गए, और उनकी अच्छी पकड़ है। तो ये कोटा की सीट अदरवाइज बहुत इजी थी ओम बिरला साहब के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला फंसता हुआ दिख रहा है। तो अभी मैं किसी को यहाँ पे क्लियर नहीं कह पाऊंगा। तो ये एक तरीके से बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है, क्योंकि वो बीजेपी के ही सांसद हैं, ये आप कह सकते हैं। ओके, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के हैं, कद्दावर नेता हैं, और इनके सामने हैं करण सिंह कांग्रेस के। क्या लगता है? जोधपुर में शेखावत केंद्रीय मंत्री भी हैं, शेखावत की अच्छी। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से पहले आ रहा था, तो हमारे एक सीनियर कलीग हैं, उन्होंने हमसे कहा कि स्विंग स्टेट्स इस बार के चुनाव में आपको कौन कौन से लगते हैं जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान एक स्विंग स्टेट हो सकता है, क्योंकि मेरे राजस्थान में कई लोगों से बात हुई है अभी, बल्कि कल ही मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता से मिला, कार्यकर्ता नहीं, वो जिला अध्यक्ष हैं, और वो माइनॉरिटी सेल के हैं, काफ़ी सीनियर रहे वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट फेज़ में भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा नुकसान होगा, और सेकंड फेज़ में भी हमें थोड़ा नुकसान होने की मतलब संभावना हो रही है। तो अब इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले बार 25 की 25 सीटें जीते थे। अगर बीजेपी वहाँ पे 7, 8, 10 सीट भी हार जाती है, या 7, 8 भी हारती है, तो वो एक लॉस होगा उनके लिए। नॉर्थ इंडिया में उतनी सीटें हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, खास के जब वो 370 पार अपने दम पे और 400 पार। तो ये देखना पड़ेगा कि शेखावत कि मतलब इस बार निकलते हैं कि नहीं। मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, उतना ईजी नहीं है उनके जी।
तो वेस्ट बंगाल पे पहुंचते हैं। वेस्ट बंगाल इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि वहां पर संदेश खाली इंसिडेंट के बाद से ही वेस्ट बंगाल की जो राजनीति है काफ़ी दिलचस्प हो गई थी। और वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज़ में भी 3 सीटों पर चुनाव हुए थे और सेकंड फेज़ में भी 42 में से 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो यहाँ की जो सेकंड फेज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है वो है बेलूर घाट, जहाँ पर सुकांता मजूमदार हैं, जो कि बहुत बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं कई बार। और इनके ये बीजेपी से लड़ रहे हैं। इनके सामने हैं टीएमसी के विप्लव मित्र और आरएसपी के जयदेव सिद्धार्थ। तो इनमें से किसका लगता है? देखिए, बालूर घाट जो है वहाँ पे एक मठ है जी। बालूर घाट एक बहुत पॉपुलर जगह है, बहुत फेमस जगह है, और सुकांता मजूमदार बीजेपी के वहाँ के अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल के। तो मुझे लगता है कि सुकांता के पास एज है और वो इस सीट को शायद निकाल जाए। ओके। जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि बीजेपी ने जब से 370 हटाया है उसके बाद से जम्मू और कश्मीर पे सबकी निगाहें बनी रहती हैं। तो जम्मू सीट पर चुनाव होने हैं। जम्मू सीट पर जुगल किशोर शर्मा हैं, रमन भल्ला हैं कांग्रेस से, और अंकुर शर्मा हैं ईएसबीडी से। और देखा जाए तो जम्मू में हिंदू आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है? जम्मू वाली सीट मेरे ख्याल से बीजेपी शायद निकाल जाए। बीजेपी ऐसे भी जम्मू में ही फोकस कर रही है, कश्मीर वैली में तो वो किसी कैंडिडेट को उतारे नहीं। कश्मीर से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं, जम्मू में ही है। पहले फेज में अनंतनाग वगैरह में जो जितेंद्र सिंह लड़े वो शायद निकल जाए, और सेकंड ये जो आपके जम्मू की सीट है ये बीजेपी के पाले में जा सकती है। मतलब जुगल किशोर शर्मा जीत सकते हैं यहाँ से। अब एक और सीट डिस्कस कर लेते हैं आखिरी, महाराष्ट्र की अमरावती सीट। यहाँ से नवनीत राणा, जो कि काफ़ी सेंसेशन बनी हुई हैं इस समय, और इनको अभी हाल ही में अमित शाह इनकी रैली में सपोर्ट करने भी पहुँचे थे। तो नवनीत राणा वर्सेस बलवंत बसवंत वानखेड़े, जो कि इंडिया से उतर रहे हैं, इंडिया गठबंधन से। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हम नवनीत राणा को सब लोग जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, काफ़ी वोकल लीडर हैं जी, और वो अच्छा सपोर्ट है उनका अमरावती में। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा, मतलब पिछले बार से उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी और जो शिवसेना का जो मतलब उद्धव ठाकरे गुट है, ये सब मिल के लड़ रहे हैं। बट फिर भी मेरे ख्याल से नवनीत राणा के पास एज है यहाँ से। तो ये थी हमारी रैपिड एनालिसिस, जो कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स पर करी। आपको क्या लगता है, इन सीट्स पर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को एज मिल सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो डीएनए के दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे और हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी खास गुजारिश है कि जिनके जिनके कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कल चुनाव होने वाले हैं, अपने घरों से निकलें और जाके वोट दें। वोट देना हमारा अधिकार है और अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि आपका एक एक वोट इस देश के भविष्य को बिल्कुल एक सही दिशा में ले जाएगा। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ।